बेटी हूं तो क्या मारोगे? बंसीलाल ने शुरू से ही अपने घर में औरतों और बेटियों को दबाकर रखना देखा और वैसा ही उसका व्यवहार भी हो गया। दुख की बात यह थी कि बंसीलाल की भी एक बेटी हुई। वो एक बेटी का बाप बन गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था बेटी के प्रति पिता और भाइयों का रवैया खराब होता जा रहा था। मां, मैं कॉलेज की ट्रिप में जाऊं, आप प्लीज पापा से बात कर लीजिए ना। बात करूंगी तो तुझे क्या लगता है वो तुझे जाने देंगे? तो एक काम कर, चली जा, जो होगा देखा जाएगा। पैसे भी क्या तुझे कम मार पड़ती है, एक बार मार और खा लेना। तभी बड़ा बेटा रोहन मां से कहता है, मां मैं दोस्त के घर जा रहा हूं, आज रात वहीं रुक जाऊंगा, कल आऊंगा। छोटा बेटा मोहन भी आ जाता है। मां कल सुबह जल्दी उठा देना, मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, स्पोर्ट्स चल रहा है ना। दोनों के जाने के बाद पारुल मां की तरफ देखती है, जैसे बिना पूछे वही सवाल कर रही हो कि सारे कायदे कानून घर के मेरे लिए ही क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूं। पारुल तूने घर का काम सीखा? कल पापा ने क्या कहा था, आज रात की सब्जी तो बनाएगी, तो आज रात की सब्जी तो बनाएगी, समझी? मोहन तू अपना काम कर, ज्यादा उसके पापा बनने की कोशिश मत कर। उसको जो सिखाना है मैं सिखाऊंगी, अभी उसकी मां जिंदा है। तभी बंसीलाल आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से बात करने की? बोलो मत, लड़का है वो, और तुम औरत हो, औरत की तरह रहो, मर्द बनने की कोशिश मत करो। ठीक है तो बोल रहा है वो, अपनी लड़की को घर के काम करना सिखाओ। आज की सब्जी पारुल ही बनाएगी, चाहे जैसे भी बने। बच्चों के सामने मां अपनी बेइज्जती होती देख दुखी हो जाती है। ये क्या तरीका है? बच्चों के सामने आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो ये बच्चे कल को मेरी क्यों इज्जत करेंगे? औरतों और लड़कियों की इज्जत घर की चार दीवारी तक ही होती है, चाहे वो पीट कर इज्जत में रहे या ठीक से। और मत भूलो, लड़के हैं वो इस घर के। अपनी बेटी को जबान चलाना नहीं, काम करना सिखाओ। तुम्हारी देखा देखी कल को इसकी भी जबान न चलने लग जाए। आज के बाद तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनूंगा। ये सब बोल के बंसीलाल वहां से चला जाता है। पीछे रह जाती है मां बेटी। मन में ये सोचते हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है। पिता के जाने के बाद मोहन कहता है, बड़ी आई थी मुझे मेरा काम सिखाने वाली, अब अपनी बेटी को सब्जी बनाना सिखा जा। पापा के सामने मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या सीखना है क्या नहीं। अपने आप को देखो, पिछले 2 साल से एक ही क्लास में पढ़े हो। मैं फेल होकर भी सब कुछ कर सकता हूं, तुम क्लास में टॉप आती हो, तुमने क्या उखाड़ लिया? जाओ सब्जी बनाओ। मोहन पारुल को ये बोलकर वहां से चला जाता है। बात तो सही कह रहा है मां मोहन, क्लास में टॉप करके मैंने क्या उखाड़ लिया? अपनी मर्जी से एक ट्रिप में नहीं जा सकती, अपनी मर्जी की पढ़ाई नहीं कर सकती, अपनी मर्जी की करियर नहीं चुन सकती। और देखना कल को पापा अपनी मर्जी से कैसे भी लड़के से मेरी शादी कर देंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे भी यही डर है पारुल, वैसे भी जरा जरा सी बात में तेरे पिता का और तेरे भाइयों का हाथ तुझ पर उठ जाता है। मुझे तेरे लिए बहुत दुख होता है बेटा, मैंने तुझे जन्म ही क्यों दिया। रात को किसी तरीके से पारुल सब्जी बनाती है, खाना टेबल पर लगाती है और सभी खाना खाने बैठते हैं। छी, ये सब्जी बनी है, ना नमक का पता ना मिर्ची का, मैं नहीं खाऊंगा, जा मेरे लिए दूध ब्रेड लेकर आ। पारुल को उम्मीद थी कि जीवन में पहली बार उसने सब्जी बनाई है तो पिता कुछ तो तारीफ करेंगे, लेकिन ये क्या, थोड़ी देर में जोर से कटोरी की जमीन में गिरने की आवाज आती है। ये सब्जी बनाई है? अरे शादी की उम्र होने वाली है तेरी और तूने ये सब्जी बनाई है? बंसीलाल पूरी कटोरी जमीन में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद, चुप हो जा पागल, मत रो बेटा, इतना रोएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। ला, मैं तेरे सर पर दवाई लगा देती हूँ। मां, मैं मार खा खा कर थक गई हूँ, क्यों पापा मुझे इतना मारते? वो लोग फेल भी हो जाते तो पापा उन्हें कुछ नहीं कहते और मैं पारुल के रोने की आवाज किसी के भी सीने को चीर के रख सकती है, लेकिन पिता का सीना पत्थर का हो चुका था। फिर एक रोज, मोहन, रोहन बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर आज दुकान देख लो। अरे पापा, आपको तो पता है मेरा स्पोर्ट्स चल रहा है, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, मुझे तो माफी करो। पापा मैं भी नहीं जा सकता, मुझे मेरे दोस्त के यहाँ जाना है, हमारा बहुत दिनों से प्लान था मसूरी जाने का, तो मैं तो 4 दिन घर पर भी नहीं हूँ, बस आप लोगों को बताने ही वाला था।
बंसीलाल बुखार से तप रहे थे। समझ में नहीं आता कि अगर दुकान में कोई नहीं गया तो व्यापार का नुकसान कैसे झेलेंगे। लेकिन तभी पारुल आती है। दोनों बेटे पिता को कोई ना कोई बहाना बना देते हैं तो पारुल कहती है, पापा आप कहे तो मैं जाकर दुकान देख लूं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप आराम करें। तू दुकान देखेगी? किचन देख ले, उतना ही बहुत है। 2-4 किताब पढ़ने की इजाजत क्या दे दी, खुद को बड़ा बिजनेसमैन समझने लग गई। रहने दो, नुकसान झेल लूंगा मैं, लेकिन तुम्हारी बेवकूफियां बिल्कुल नहीं झेल पाऊंगा। तभी दुकान से फोन आता है कि किसी न किसी को दुकान जाना जरूरी है। मन मारकर बंसीलाल पारुल को ही दुकान भेजने का निर्णय लेता है। जा दुकान, लेकिन याद रखना ज्यादा व्यापार में घुसने की कोशिश मत करना। पारुल पिता की बात मानकर वहां से दुकान के लिए चली जाती है। दुकान जाकर वो बही खाता देखती है और दिन भर काम करती है। शाम को जब पारुल घर आती है तो, पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आपको पता है दुकान में क्या चल रहा है? तभी मोहन आता है और हंसते हुए पारुल की बात काट कर कहता है, नहीं नहीं पापा को कैसे पता होगा, पापा तो बेवकूफ है, एक दिन में तुम ही समझदार बन गई। अरे क्या पापा, इसे दुकान भेजने की क्या जरूरत थी आपको? ये मजाक का वक्त नहीं है पापा, सच में आप नहीं जानते कि दुकान में क्या चल रहा है। आपको पता है वो हमारे मुंशी जी है ना? पता है मुंशी जी के बारे में कुछ? जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब से वो हमारे साथ है। उनके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। पापा मैं सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। मुंशी जी हमारे किसी न किसी से मिले हुए हैं और उसी के इशारे पर वो आपके पैसों की धांधली कर रहे हैं। मेरे पास सबूत है। ये सुनकर मोहन के पसीने आ जाते हैं और फिर, पता नहीं कैसा जल्लाद भाई है, अपनी बहन को बैट से इतना तेज मारने से पहले एक बार नहीं सोचा। चुप हो जा बेटा, मत रो। अरे तुझे जरूरत क्या थी दुकान जाने की? समझाओ अपनी बेटी को, ये जो मार पड़ती है ना, इसको सही मार पड़ती है। अभी तो कम मार खाई है इसने, ज्यादा दिमाग लगाएगी तो रोज मार खाएगी। पापा आपके सामने मुझे मोहन ने इतना तेज मारा, आपने उसे कुछ नहीं कहा, आप भी मुझे मारते। लेकिन मेरा कसूर क्या है? क्या किया मैंने? बस मैंने आपके बिजनेस में हुई धांधली के बारे में बात की, इसमें मुझे मारने की क्या बात थी? क्या लड़कियां बिजनेस नहीं कर सकती? पारुल के जीवन में सिर्फ क्या मार खाना लिखा था? लेकिन कहते हैं ना, हालातों से लड़कर जब कोई किसी मकाम पर पहुंचने की इच्छा रखता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक दिन मां पारुल से कहती है, बेटा मैं तो चाहती हूं कि तेरी शादी से पहले खुद अपने पैरों पर तो खड़ी हो जा। पढ़ने में तो इतनी अच्छी है, तूने भी तो कुछ सोचा होगा कि कुछ करेगी, कुछ बनेगी, या फिर मेरी तरह जिंदगी बिताने का इरादा है? माँ मैं भी बिजनेस करना चाहती हूँ, पर मुझे पता है पापा का बिजनेस मोहन और रोहन के लिए है, मेरे लिए तो पापा के पास कुछ नहीं है। पापा के पास कुछ हो ना हो पर मेरे पास है। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं। तूने अगर कुछ सोचा है जीवन में कुछ करने का तो मैं पैसों से तेरी मदद कर सकती हूँ। माँ मेरे पास एक प्लान है, मैं भी काम करना चाहती हूँ, बिजनेस करना चाहती हूँ। मुझे पता है पापा कभी अपना बिजनेस मुझे नहीं देंगे, लेकिन अगर पापा को पता चल गया कि मैं अलग से अपना बिजनेस कर रही हूँ तो वो मुझे बहुत मारेंगे। हमेशा फालतू की चीजों के लिए मार खाया तूने, कभी अपने खुद के लिए भी खड़ी हो। बेटा तू खुद के लिए खड़ी नहीं होगी तो कैसे चलेगा? मैं हूं ना तेरे साथ, जो करना है कर। उधर मोहन पापा के बिजनेस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगता है। फिर एक दिन, बेटा हो तो मोहन जैसा बिजनेस में पूरा ध्यान देता है, और हमारे मुंशी जी जिन पर यह पारुल इल्जाम लगा रही थी, उन्होंने इस बार हमारा लाखों का खर्चा बचाया है। एक दिन इसको बिजनेस में क्या भेज दिया, इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। पारुल मन ही मन सोचती है कि जिस दिन पिता के सामने दुकान की सच्चाई आएगी उस दिन वो उसे याद करेंगे। लेकिन फिलहाल तो पारुल का गोल सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को शुरू करने का था, जिसके लिए माँ ने उसे पैसे दिए थे। माँ मुझे अभी एक छोटा सा स्टार्टअप चाहिए। अपने बिजनेस के लिए मुझे प्रॉपर ऑफिस, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और एक एड्रेस चाहिए। क्या करूं मैं, कैसे मैनेज करूं? तो एक काम कर, पापा का बिजनेस ज्वाइन कर ले। पापा को बोल कि अब तू सिर्फ काम पर ध्यान देगी। माँ कैसी बात कर रही है तू? पापा को जानती है ना, वो कभी अपने दुकान के अंदर मुझे पैर भी नहीं रखने देंगे। बेटा मैंने तेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, पर इस बार मेरे पास एक आइडिया है। चल मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। उसी दिन रात को पारुल की माँ बंसीलाल से बात करती है। पारुल का बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स पूरा हो रहा है,
उसको कहीं इंटर्नशिप के लिए कॉलेज वालों ने कहा है। अब दूसरी किसी कंपनी में काम करेगी तो 4 लोग पता नहीं कैसे मिले, माहौल कैसा हो। मैं सोच रही क्यों ना हम पारुल को ही हमारे कंपनी में इंटर्नशिप करने दे। बेटी घर पर ही रहेगी और बिजनेस में आपकी मदद भी हो जाएगी। मदद के नाम पर बंसीलाल को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो कल की छोकरी मेरी मदद करेगी। माना वो मेरी बेटी है, लेकिन मैं भी उसका बाप हूं। तुम कहती हो तो मैं अपने यहाँ उसकी इंटर्नशिप करवा देता हूँ, लेकिन उसको बोलो कंपनी के मसलों से दूर रहे। मोहन बहुत अच्छे से कंपनी देख रहा है। जीवन में पहली बार पति से पारुल की माँ को कोई खुशी मिली। अगले दिन पारुल की माँ पारुल से कहती है, देख बेटा, तुझे एक अच्छा मौका मिला है अपने बिजनेस को बढ़ाने का, अपने लिए खड़ा होने का। तू अच्छे से रहेगी तो मैं भी अच्छे से रहूंगी। इन लोगों के साथ लंबे समय तक मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगी। बेटे अपने पिता के कहने पर चलते हैं। उनकी अभी शादी नहीं हुई, लेकिन कल को अगर बहू आ जाएंगी तब तो खैर, मेरी पहली और आखिरी उम्मीद सिर्फ तुमसे है। तुम प्लीज पापा के बिजनेस में क्या चल रहा है इस पर ज्यादा ध्यान मत देना, सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोचना। लेकिन कहते हैं ना, बेटी बेटी ही होती है। चाहे जहां भी जाए, मायके के प्रति उसकी ईमानदारी, उसका प्यार कभी कम या खत्म नहीं होता। पारुल पिता का बिजनेस ज्वाइन तो कर लेती है, लेकिन बिजनेस में हो रही धांधली को जरा भी नजरअंदाज नहीं कर पाती। देख बहन, तुझे साफ साफ बोल रहा हूँ, अपने काम से काम रखना। मुंशी जी क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये सारी बातें पापा तक पहुंची तो तेरी खैर नहीं। पापा से कहकर मैं तुझे बिजनेस से नहीं, घर से भी बाहर निकाल दूंगा। अच्छा, मतलब जो मेरा शक था वो सच्ची था। पापा के बिजनेस को दीमक की तरह तू खा रहा है। जहां रोहन अपने दोस्त और यारों में रहने वाला लड़का है और पापा मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करते, इसका पूरा फायदा तूने उठा लिया। आज तूने पापा के बिजनेस में पापा से ही धोखेबाजी करी। तू जानता भी है पापा ने इस बिजनेस को कितनी कड़ी मेहनत से खड़ा किया है। हाँ, मुझे नहीं पता पापा ने इस बिजनेस पर कितनी मेहनत की है। तुम्हें क्या लगता है मैं डुबो रहा हूं इस बिजनेस को? चुपचाप घर जाओ, समझी? याद है ना पिछली बार कैसे मारा था तुमको? बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि मामला बंसीलाल तक पहुंचता है। बंसीलाल पारुल और मोहन को बुलाता है। मोहन बंसीलाल को पारुल के बारे में उल्टा पुल्टा भर देता है। पापा ये मुझ पर आरोप लगा रही है कि मैं कंपनी डुबो रहा हूं, अब आप ही बात करिए इससे। पारुल, मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था कि मेरी कंपनी में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। तुमको इंटर्नशिप करनी थी, चुपचाप इंटर्नशिप करती। तुमने फिर कंपनी में यह नाटक शुरू कर दिया। पापा, ये मोहन बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहा है, आप नहीं जानते क्या कर रहा है, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पिता बेटे के आगे बेटी की बात सुनते ही नहीं, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। कितना मारा है इन लोगों ने, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझती, मार खा खा के ढीठ हो चुकी हो। अरे क्यों नहीं छोड़ देती इन लोगों को उनके हाल पर। पारुल एक आखिरी प्रयास करती है अपने पिता को सच्चाई बताने का, लेकिन पिता मोहन के खिलाफ कुछ सुनता ही नहीं। इस बार तो तुमने हद ही कर दी पारुल, अब कभी मेरी नजरों के सामने बताना। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझसे और मेरे बेटों से दूर रहो। पारुल को इस बार पिता की बात चुभ जाती है और वो माँ के दिए पैसों से अपना बिजनेस शुरू करती है और उसमें खूब मेहनत करती है। फिर एक रोज, मोहन बेटा जरा मुझे डॉक्टर के पास तो ले चल, पता नहीं क्यों सीने में बहुत दर्द हो रहा है। पिताजी, आप हमेशा मुझे उस वक्त काम बताते हैं जब मैं कोई जरूरी काम से जा रहा होता हूँ। मोहन को बोलिए ना, वो आपको डॉक्टर को दिखा देगा। अरे डॉक्टर को भी मैं ही दिखाऊंगा तो तुम क्या करोगे? सारा दिन बाहर रहते हो, कभी कंपनी में आकर काम भी संभालो। दिन रात मैं कंपनी में मन लगाकर काम कर रहा हूँ और अभी भी मेरी एक बिजनेस मीटिंग है, मैं नहीं ले जा सकता डॉक्टर के पास, तुम लेकर जाओ। चलिए जी, मैं आपके साथ चलती हूँ। पारुल अपने काम में व्यस्त है, नहीं तो वही ले जाती। उसकी तो शक्ल भी नहीं देखनी मुझे, अपने भाइयों पर कलंक लगाती है, खुद पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती है। वैसे मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है, चलो मेरे साथ अस्पताल। दोनों पति पत्नी अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर बंसीलाल को चेक करता है और बताता है कि उनके दिल में छेद है जिसका ऑपरेशन होगा और खर्चा 20 लाख। बंसीलाल मोहन को फोन करता है और अस्पताल आने के लिए कहता है। बेटा तुम अभी अस्पताल आ जाओ, रोहन से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं, यहाँ आकर तुम सब कुछ संभालो, मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ। मोहन बेमन से अस्पताल आता है, जहां बंसीलाल कहता है कि बेटा मेरा ऑपरेशन जल्द से जल्द होना जरूरी है, कुछ दिनों के लिए कंपनी रोहन को संभालने के लिए कह दो।
किसी भी हाल में कंपनी रोहन को संभालने नहीं दूंगा पापा। बहुत मेहनत से यहां तक कंपनी को पहुंचाया है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। आज नहीं तो कल उसे जिम्मेदार बनना ही होगा ना बेटा, आखिर कंपनी तुम दोनों की है। फिलहाल तो 20 लाख रुपए डॉक्टर के पास जमा करवा दो, अकाउंटेंट को बोलो अस्पताल के नाम पर चेक कटेगा। 20 लाख का नाम सुनकर मोहन के तो होश उड़ जाते हैं। 20 लाख? 20 लाख क्यों पापा? अरे छोड़ो ये ऑपरेशन, इतना पैसा नहीं है हम लोगों के पास फालतू की चीजों में पैसे खराब करने। मोहन ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे पापा के दिल में छेद है जिसका ऑपरेशन होना है और उसी के लिए 20 लाख की जरूरत है। तुम इस काम को फालतू का काम बोल रहे हो? और वैसे भी आप इसे क्यों बोल रहे हो? सीधा अकाउंटेंट को फोन करिए ना। मोहन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी जाओ और पैसा लेकर आओ। पापा पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, मैं एक भी पैसा कंपनी से निकालने नहीं दूंगा। बंसीलाल को गुस्सा आ जाता है। तुम होते कौन हो? मेरी कंपनी और मेरे लिए ही पैसा नहीं। मैं अभी अकाउंटेंट को फोन करता हूँ। बंसीलाल अकाउंटेंट को फोन करता है और पैसे अस्पताल को जमा करने के लिए कहता है, लेकिन सॉरी सर, अब ये कंपनी आपके नाम पर नहीं है। जब तक मोहन सर ऑर्डर नहीं देंगे हम एक भी पैसा रिलीज नहीं कर सकते। आपने ही तो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन किया था। बंसीलाल को अब पारुल की बात याद आती है कि कैसे उसने पिता को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि वो लड़की है बंसीलाल ने उसकी बात नहीं सुनी थी। मोहन तुमने धोखे से मुझसे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लिए, मैं तुम्हें कोर्ट में खींचूंगा। मोहन ये बात सुनकर हंसता है। कोर्ट कचहरी की धमकी तब दीजिएगा जब आपका स्वास्थ्य साथ दे। अरे दिल में छेद है, पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे आप। और वैसे भी ऑपरेशन के लिए तो मैं इतना सारा पैसा बर्बाद होने नहीं दूंगा। ये बोलकर मोहन वहां से चला जाता है। बंसीलाल अपनी पत्नी की तरफ देखता है। मैंने आपसे पैसे छुपाकर पारुल को बिजनेस करने के लिए दिए थे। आज उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और क्या आप जानते हैं, उसके बिजनेस के मालिक आज भी आप ही हैं। मैं पारुल को फोन करके यहां बुलाती हूँ। माँ पारुल को बुलाती है और सारी बात बताती है। बंसीलाल बेटी से माफी मांगते हैं। अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है पापा, आप ऑपरेशन के लिए जाइए, मैं पैसे जमा करती हूँ। बंसीलाल की आंखें भर जाती हैं कि जिस बेटी को उसने हमेशा मारा पीटा, उसकी बात भी नहीं सुनी, आज वही उसका सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ी हुई है।